हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। और दोस्तों ज़्यादा आपका समय बर्बाद न करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हाँ साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और दोस्तों लास्ट में जब क्वेश्चन खत्म होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइएगा कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपका 20 में से 20 सही होगा, लेकिन फिर भी आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो सकेगा। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। हमारे शरीर में जो ईंधन का काम करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शहद का प्रमुख घटक है। शहद यानी जो कि फूलों के रसों से और कुछ फलों के रसों से इकट्ठा किया जाता है मधुमक्खियों द्वारा, तो उसका प्रमुख घटक क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि फल और फूल का जो मिठास होता है ना वो फ्रक्टोज के कारण होता है। तो यहाँ शहद का प्रमुख घटक क्या होगा? फ्रक्टोज। यहाँ पे आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो लोग डायबिटीज के पेशेंट होते हैं यानी मधुमेह के जो शिकार होते हैं, उनके लिए जो मिठास का उपयोग किया जाता है, जो चीनी का उपयोग किया जाता है, उसका नाम है सैकरिन। और इस सैकरिन को हम लोग कृत्रिम चीनी कहते हैं, क्योंकि ये खाने में ना नॉर्मल चीनी से ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है, लेकिन इसका ग्लूकोज लेवल कम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद या पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। देखते हैं ना कि हम लोग ज़्यादा काम कर लेते हैं या एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ज़्यादा थकान हो जाती है। वो किसके कारण होता है? वो होता है ग्लूकोज का अवक्षय, यानी ग्लूकोज जो होता है कम हो जाता है हमारे शरीर में, ठीक है। क्या होता है दोस्तों कि जब हम ज़्यादा एनर्जी वाला काम कर लेते हैं तो ग्लूकोज कम हो जाता है हमारे शरीर में। और क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है ना कुछ मांसपेशियों में कम हो जाती है थोड़ी, तो उसी कारण लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में हमारे दर्द होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या होते हैं? वो प्रोटीन होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों होते हैं? क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। जो हमारे शरीर में रासायनिक क्रिया होती है ना उसको ये उत्प्रेरित करते हैं, माने ये ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि हमारे शरीर में ईंधन का काम जो करता है वो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैसे आप चावल आलू ये सब खाते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। तो इस कार्बोहाइड्रेट को ना ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में यकृत यानी लीवर जमा करता है, ठीक है। और ये ग्लाइकोजन का काम क्या होता है कि जब हम उपवास रहते हैं या फास्टिंग में खाना नहीं मिलता है जब हमारे शरीर को, तो यही जो ग्लाइकोजन है ना यही एनर्जी देता है। यही ग्लाइकोजन टूटता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और हाँ, यकृत यानी लीवर में विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के का भी संचय होता है, ठीक है। विटामिन ए और डी मुख्य रूप से आप ध्यान दीजिएगा, उसका भी अगर संचय कहाँ होता है हमारे शरीर में तो यकृत यानी लीवर में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसमें वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, वो है हार्वे। और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। और यहीं पे आपको बता दूं कि ये जो कोनबर्ग, ये जो साइंटिस्ट है इनका संबंध क्या है? कोनबर्ग जो है इन्होंने डीएनए का संश्लेषण किया था, ठीक है। डीएनए का क्या किए थे? संश्लेषण किए थे। लैंड स्टीनर जो है इन्होंने क्या किया था कि ब्लड का जो ग्रुप होता है ना, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ये 4 टाइप का जो ब्लड ग्रुप होता है इसको इन्होंने डिफाइन किया था। एंड रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। पौधा और जंतु के बीच की जो कड़ी है ना, उसको बोलते हैं युगलीना। ठीक है। और अगर पूछे कि कवक और शैवाल यानी एल्गी और फंजाई के बीच का जो कड़ी है वो क्या है, वो होता है लाइकेन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आप वीवीआई कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम। एंड पुरुष में 46 प्लस XY और महिला में क्या होता है 46 प्लस XX होता है। ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है ना कि हमारे शरीर में 44 क्रोमोसोम होते हैं और उसके बाद ये महिलाओं में ही होता है, और जो महिलाओं में XX होता है तो उसमें एक X जो होता है वो नहीं हो पाता है, इनकम्प्लीट रहता है। तो 44 गुणसूत्र प्लस 1X रहता है, उसी को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है 21 जोड़ी सिर्फ सिंड्रोम होते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हाँ, ये टर्नर सिंड्रोम जो होता है जिन महिलाओं में, ठीक है, तो क्या होता है, तो ये टर्नर सिंड्रोम के कारण ही महिलाओं में ज़्यादातर जो बांझपन देखा जाता है, जिनके वो बच्चा पैदा नहीं हो पाता, तो वो किसके कारण होता है, तो यही ये टर्नर सिंड्रोम के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लंबी कोशिका पूछा है। लंबी जो कोशिका होता है ना, वो तंत्रिका कोशिका का होता है, जो न्यूरॉन यानी हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। ठीक है। दोस्तों एक बात और बता दूं कि जन्म लेने के बाद तो बहुत सारे कोशिकाओं और ऊतकों में विभाजन होता है, लेकिन जो हमारे मस्तिष्क की टिश्यूज हैं, ऊतक है ना, उनके में कोई विभाजन नहीं होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। देखते हैं गाँव में ना बरगद के पेड़ से लंबी लंबी लटें निकली रहती हैं। बच्चे ना उन्हें पकड़ के झूलते भी हैं, देखा होगा आपने। तो वो जो जड़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो होती हैं स्तंभ मूल। मूल का मतलब होता है जड़। और यही आपको बता दूं कि जड़ किससे विकसित होता है, तो मूलांकुर से। मूल यानी जड़, तो मूलांकुर से जड़ बनता है, और प्राकुर से क्या बनता है, आपका तना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागफनी के प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में अभी हम लोग जानते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसके माध्यम से होता है, पत्तियों में। तभी नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। देखिए पर्ण का मतलब होता है पत्ती। तो जो नागफनी में कांटे होते हैं ना, उन्हीं कांटों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। ये जो कांटे होते हैं वो क्या होते हैं, वही नागफनी का पत्ती होते हैं। पत्ती ही रूपांतरित हो जाती है कांटों में, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि वातावरण और अनुकूल परिस्थितियों में ढलने के लिए पेड़ पौधे हो या जंतु हो, खुद को ढाल लेते हैं ना उस वातावरण के अनुसार खुद को। तो इसीलिए चूंकि रेगिस्तान वगैरह में पानी की कमी होती है, तो नागफनी क्या कहते हैं, पत्तियों को कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है। और नागफनी, कैक्टस, ये लोग का जड़ें भी काफी लंबी होती हैं। वो क्यों होती हैं, पानी की खोज में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। पूछ रहा है पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया था वो है यूरिया। ठीक है। जो मानव का मूत्र होता है ना, उसका भी जो यौगिक होता है, जो उसका कंपोजिशन होता है, वो यूरिया ही होता है। ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि हमारे शरीर में अमोनिया से यूरिया का कन्वर्जन किस अंग में होता है, तो वो होता है यकृत यानी लीवर में। लीवर जो होता है ना, जहरीले जो अमोनिया होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यही यूरिया हमारे मानव मूत्र के द्वारा निकल जाता है। मानव मूत्र का औसत पीएच 6.4 के लगभग होता है। एंड ये भी बता दूं कि जो मूत्र में एक दुर्गंध आती है वो किसके कारण होता है, तो वो भी होता है अमोनिया के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है।
तो भविष्य का ईंधन जिसको कहा जाता है वो है हाइड्रोजन। क्या है आपका? हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन न जाने कितने सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता का क्या होता है? हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण किसे बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनों की जो लॉस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण, और अवकरण माने इलेक्ट्रॉन का जो गेन होता है उसको बोलते हैं अवकरण। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है? कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कथन और कारण दिया गया है। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है। बिल्कुल सही बात है। चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सही है परंतु आर गलत है। क्या होगा? ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? तो अगर दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर देते हैं ना तो विद्युत बल का मान जो होता है वो चौगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? चौगुना। अगला क्वेश्चन है आपका, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो प्रकाश की गति का कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो नियम है इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये नियम कूलम का नियम है। ठीक है दोस्तों, किसका है? कूलम का नियम। तो दोस्तों ये थे 20 इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं, 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, और आपका कोई भी डाउट हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू दोस्तों।